पलमपुर गांव में दो सहेलियां रहती थीं, टीना और माहिरा। दोनों को ही सजने संवरने का बहुत शौक था, लेकिन फिर भी दोनों में काफी अंतर था। अरे ये क्या कर रही है तू? मुझे दिखा, क्या चला गया तेरी आग में? ला, मैं निकाल देती हूँ। ओहो, तू भी ना सच में हमेशा गवाह ही रहेगी। अरे पागल, मेरी आग बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये नकली पलके लगा रही थी। हैं? नकली पलके? जरा दिखा तो। माहिरा के कहने पर टीना ने उसे नकली पलक दिखाई, जिन्हें देखकर माहिरा हैरान रह गई। और फिर अच्छी है, लेकिन तेरी आँखों पर अच्छी नहीं लग रही। साफ पता लग रहा है कि नकली है। तू चुप कर, तुझे क्या पता क्या अच्छा है और क्या नहीं? तुझे मेकअप के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। अच्छा, शहर में अपनी बुआ के यहाँ कुछ महीने रह के आई, तुझे बड़ा सब कुछ आ गया। और नहीं तो क्या, बुआ जी के यहाँ मैंने 3 महीने का प्रोफेशनल कोर्स किया है और सब कुछ सीख कर आई हूँ। मैंने तो सोच लिया है कि अब तो मैं शहर में ही रहूंगी और वहीं पर अपना सैलून खोलूंगी। क्या खोलेगी तू वहाँ पर? सैलून। अरे महंगे और अच्छे ब्यूटी पार्लर को सैलून ही कहती है। तुझे पता है, वहाँ एक बार का मेकअप करने के पूरे 5,000 रूपए लगते हैं। हाँ? अरे बाप रे, इतने में तो मेरा सालों के मेकअप का खर्चा निकल आएगा। हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि तुझे कुछ भी नहीं पता। अरे महंगे सैलून तुझ जैसे गरीबों के लिए नहीं होते। वहाँ वही लोग आते हैं जिनकी जेब में पैसों की कोई कमी नहीं होती। अच्छा, और वैसे मैंने भी तेरे जाने के बाद बहुत कुछ सीखा है, कुछ इंटरनेट से और कुछ अपनी दादी से। पता है, उन्होंने मुझे आयुर्वेद के बहुत सारे ऐसे नुस्खे बताए हैं जिनसे बहुत ही कम खर्च में हम अपनी त्वचा और बालों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बताऊं तुझे? सुन। एक मिनट, मुझे तेरी दादी का ज्ञान नहीं चाहिए, और मेरी स्किन और बाल वो भी बहुत अच्छे हैं। इतना कहकर टीना वहाँ से चली गई। दरअसल टीना और माहिरा के परिवारों की माली हालत में काफी अंतर था, और जैसे जैसे दोनों बड़ी हो रही थी, इस बात का असर दोनों की दोस्ती पर भी पड़ रहा था। टीना गांव की जमींदार की बेटी थी और शहर में उसके कई रिश्तेदार भी रहते थे। वो शहर जाकर हर बार कुछ न कुछ नया सीख कर आती थी और फिर माहिरा के सामने खूब डींगे मारा करती थी। और फिर एक दिन, टीना फिर से सोच ले एक बार। इसमें सोचना क्या है? मेरे पापा मेरे सैलून के लिए दिल खोल कर खर्च कर रही हैं। तो देखना, बस 1 साल के अंदर शहर में ब्रांड बन जाएगा मेरा सैलून। लेकिन तूने तो मेरे साथ मिलकर यहाँ गांव में ब्यूटी पार्लर खोलने का वादा किया था ना? अरे वो तो बचपन में बोल दिया था मैंने। देख माहिरा, मेरे सपने बड़े हैं जिन्हें मैं यहाँ गांव में रहकर नहीं मारना चाहती। बाकी तू चाहे तो शहर आकर मेरे सैलून में काम कर सकती है, लेकिन उसके लिए पहले तुझे ट्रेनिंग लेनी होगी, वो भी कम से कम 6 महीनों की। नहीं, रहने दे, मैं यही गांव में ही ठीक हूँ। तू अपने सपने पूरे कर और मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो करूँगी। माहिरा की बात पर टीना ऐसे मुस्कुराई मानो उसे माहिरा पर बहुत तरस आ रहा हो। इसके बाद टीना हमेशा के लिए शहर चली गई और वहाँ अपने पिता के पैसों से उसने एक बहुत बड़ा और मॉडर्न सैलून खोला और महंगे स्टाइलिश भी उसने हायर कर लिए थे। टीना बहुत खुश थी। शुरुआत में ही उसके कई रेगुलर कस्टमर बन गए। टीना का सैलून बढ़िया कमाई करने लगा। लेकिन फिर एक दिन, मैडम आप इतना पैनिक क्यों कर रही हैं? हम ठीक कर देंगे इसे। क्या ठीक करोगी तुम? कल मेरी सगाई है और देखो क्या किया तुम्हारे स्टाफ ने। तुम्हारा ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है और इसी से मेरा चेहरा खराब हुआ है। पिछले 1 घंटे से तुम्हारे लोग ना जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मेरे चेहरे पर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तुम ये मत सोचना कि ये सब करके तुम बच जाओगी। मैं तुम्हारे सैलून को 0 रेटिंग दूंगी। सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट तुम्हें बर्बाद करने के लिए काफी होगी। आई प्रॉमिस यू। उस नाराज कस्टमर ने वाकई सोशल मीडिया पर टीना के सैलून की बहुत बुराई की, जिसका असर सीधा टीना के सैलून की इमेज पर पड़ा
और उसके कस्टमर कम होते चले गए। हालात ये हो गए कि कुछ ही महीनों में टीना का सैलून बंद होने की कगार पर पहुंच गया। फिर अचानक एक दिन टीना ने अपनी उसी पुरानी कस्टमर की सगाई की फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर देखी और फिर अरे इसकी सगाई तो एक दिन बाद ही थी, लेकिन इसका चेहरा तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए टीना ने फौरन अपने उस कस्टमर को फोन लगाया और फिर उसे जो पता चला उसे सुनकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। टीना की वो पुरानी कस्टमर अब किसी और की रेगुलर कस्टमर थी। ये एक नया सैलून था जो बहुत बड़ा और मॉडर्न तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास कस्टमर की कमी नहीं थी। और सबसे खास बात ये कि वो नया सैलून शहर में भी नहीं था। ये सैलून टीना की बचपन की सहेली माहिरा का ही था, जो अपनी दादी से मिली आयुर्वेद के ज्ञान का इस्तेमाल करके लोगों को न सिर्फ खूबसूरत बना रही थी, बल्कि उनकी परेशानियों को भी दूर कर रही थी, वो भी बहुत कम खर्च में। माहिरा का मामूली और सस्ता सा सैलून अब शहर की हर गली तक फेमस हो चुका था। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस 1-2 दिन और फिर ये दाग भी चले जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। सच में आपके बारे में जो सुना था वो बिल्कुल सच ही पाया। माहिरा की टक्कर में कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे जरा भी घमंड नहीं था। दूसरी तरफ टीना का घमंड भी अब चकनाचूर हो चुका था। वो माहिरा की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। और फिर अरे टीना, तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ। कितने दिनों बाद देखा तुझे। और सुना, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ खत्म हो गया माहिरा। मेरा सैलून बंद हो गया। मुझे समझ आ गया कि सैलून चलाने के लिए अमीर होने से ज्यादा हुनरमंद और समझदार होना जरूरी है, जो मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। तूने तो वाकई कमाल ही कर दिया। ये कमाल मेरा नहीं, बल्कि मेरी दादी के आयुर्वेद का है। बोल, आज तो सुनेगी ना उनके नुस्खे, क्योंकि यहाँ बहुत प्रेशर है। जल्दी से सब कुछ सीख ले और फिर लग जा मेरे साथ काम पर। फिर क्या, उसके बाद दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के गले लग जाती है और हंसने लगती है। सिमरन अपनी माँ ज्योति के साथ मिलकर एक बुटीक चलाती थी। सिमरन जब छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद उसकी माँ ने सिलाई का काम करके सिमरन को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब सिमरन भी अपनी माँ की तरह ही बहुत अच्छी सिलाई करती थी। अरे सिमरन, मेरा शलवार कुर्ता तैयार हो गया है ना? मुझे शाम को फंक्शन में जाना है। आंटी जी, सूट पूरा रेडी है, बस डिजाइनर बटन लगाने बाकी है। मैं आपको आधे घंटे में दे दूंगी। आप सलवार में डिजाइनर डोरी बोल रही थी ना, वो दुकान पर खत्म हो गई है, इसलिए माँ बाजार से लाने गई है। जैसे ही वो लाएंगी मैं आपका सूट तैयार कर दूंगी। अरे वाह, ये लीजिए, माँ आ भी गयी। अरे ज्योति बहन जी, सूट जल्दी करवा दो, शाम का फंक्शन है। चिंता मत करो रमा बहन जी, मैं सामान ले आई हूँ, बस लगाना रह गया है। मैं आपको आधे घंटे में फोन कर दूंगी। माँ, तुम पहले कुछ खा पी लो, इतनी देर से बाजार में घूम रही हो। लाओ, बटन और डोरी मुझे दो, मैं लगा देती हूँ। अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, अभी बाजार में पता है कौन मिला था? कौन मिला था माँ? अरे तुम्हारे पापा जिनकी फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी पत्नी मिली थी। साक्षी देवी नाम है, बहुत अच्छे लोग थे। उनकी बेटी तुम्हारे बराबर की है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ रहने के लिए आ गए, तो उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आज मिली तो बता रही थी उनकी बेटी की शादी होने वाली है। मैंने भी उन्हें बताया कि हम एक छोटा सा बुटीक चलाते हैं, तो खुश हुई सुनकर। बोल रही थी अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े सूट सिलवाने हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दे जाना, अच्छे से तैयार कर देंगे हम लोग। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। माँ, वैसे वो कब आएंगे?
वो कल आएंगी अपनी बेटी के साथ सूट देने के लिए। अगले दिन साक्षी देवी अपनी बेटी रीना के साथ शादी के सूट देने के लिए आ जाती हैं। ये मेरी बेटी रीना है, इसी की शादी है। अच्छा, चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारे लिए शादी का बहुत बढ़िया सूट तैयार करेंगे। सिमरन बहुत ही अच्छे डिजाइनर सूट तैयार करती है। आओ रीना, मैं तुम्हारा नाप ले लेती हूँ। जल्दी लेना, मुझे काम से जाना है। इसका मतलब तुम मुझे घर नहीं छोड़ोगी? मैं यहाँ से फिर अकेली ही घर जाऊँ? हाँ मम्मी, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। एक काम करो, आप ऑटो या कैब बुक कर लेना। अच्छा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और तुम्हारा हो गया, मैं जाऊँ? हाँ, मैंने नाप ले लिया है। उसके बाद रीना वहाँ से चली जाती है। इससे पता है कि मुझे ये ऑटो और कैब बुक करने नहीं आते, फिर भी बार बार वही गलती करती है। शादी सर पर है और इसे घूमने से ही फुर्सत नहीं है, कहीं भी निकल जाती है। कौन समझाए, बिल्कुल नहीं सुनती। इसके पापा से कुछ कहूँ तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मायके में ऐश करने दो। आंटी जी, मैं आपकी कैब बुक कर देती हूँ। साक्षी जी, कैब आने में अभी टाइम है, मैं सामने की दुकान से चाय मंगवा लेती हूँ, थोड़ी चाय पी लेना। सिमरन कैब बुक कर देती है, फिर साक्षी देवी वहाँ से चली जाती है। तुम प्रमोद की वाइफ से कपड़े सिलवा रही हो? अच्छा, उन्होंने बुटीक खोला हुआ है, सुनकर बड़ी खुशी हुई। प्रमोद भी बहुत ईमानदारी से मेरी दुकान पर काम करता था, बहुत ही नेक इंसान था वो। मुझे पता है, इसीलिए मैंने सोचा रीना की शादी के सूट सिलवा लूंगी तो थोड़ा उन्हें भी फायदा हो जाएगा। रीना नहीं आई तुम्हारे साथ? तुम अकेली आई हो? वो घर में टिकती कहाँ है, पता नहीं कहाँ घूमते रहती है। शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा तुम भी समझाया करो। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में। सिमरन और उसकी मम्मी रीना की शादी के सारे सूट तैयार करने लगती है। सारे सूट सिलकर साक्षी देवी के घर पहुंच गए थे। सूट बहुत ही सुंदर तैयार किए हैं सिमरन बेटा, तुमने इन पर बहुत ही सुंदर डिजाइन किया है। रीना देखो, तुम्हारी शादी के सूट आ गए हैं। मम्मी, आपको पता है मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको ठीक लग रहा है ना? तो बस अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पार्लर की बुकिंग है, मुझे पार्लर जाना है। रीना, कल शादी है, तुम अकेले पार्लर जा रही हो, किसी को साथ लेकर जाओ। मम्मी, अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। फिर सिमरन चली जाती है। अगले दिन रीना की शादी थी। साक्षी देवी और उनके पति ने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। साक्षी देवी ने सिमरन और उसकी माँ ज्योति को भी शादी में बुलाया था। सब लोग शादी में पहुँच चुके थे, बस इंतजार था तो रीना के मंडप में आने का। पर जैसे ही साक्षी देवी रीना को लेने के लिए उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि रीना वहाँ पर नहीं है। रीना एक चिट्ठी छोड़कर भाग गई थी। तभी सिमरन वहाँ से गुजरते हुए साक्षी देवी को रोता हुआ देख लेती है। उसे ये बात पता चल चुकी थी कि रीना शादी छोड़कर चली गई है। आंटी जी, रीना का नंबर होगा, आप कहे तो मैं कॉल करके देखती हूँ, क्या पता उठा ले। हाँ, मिलाओ तो जरा। सिमरन रीना के मोबाइल पर फोन मिलाती है। रीना सिमरन का फोन उठा लेती है। रीना, तुम्हें पता है सब लोग आ चुके हैं, शादी का मंडप तैयार हो चुका है, मेहमान तुम्हारी राह देख रहे हैं, लड़के वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम कहाँ हो और ये चिट्ठी में क्या लिख कर गई हो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है? ये सब क्या है बेटा? मम्मी, ये सब सच है, मुझे शादी करनी ही नहीं थी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आपने और पापा ने मेरी बात को नहीं माना, इसीलिए अब मैं अपने प्यार के साथ भाग कर शादी कर रही हूँ। मैं अब नहीं लौट सकती। फोन काट दिया, किसी और से शादी कर रही है, मैं क्या जवाब दूँ सबको? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रीना के पिता को भी सारी बात
पता चल जाती है वो गुस्से में भर जाते हैं, पर उस समय कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। लड़के वालों को कमरे में बुलाकर सारी बात बताई जाती है। सिमरन भी वहीं पर खड़ी थी। अब एक ही रास्ता है जी, अगर आप लोग रीना की जगह सिमरन को अपने घर की बहू बना ले। और नहीं, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, सिमरन बहुत अच्छी लड़की है, हम इसका भी कन्यादान वैसे ही करेंगे जैसे रीना का करना चाहते थे। समधी जी, हम जानते हैं हम गलत हैं, हमारी बेटी यहाँ से भाग गई है, हमारी इज्जत अब आपके हाथों में है। रीना के माता पिता रोने लगते हैं। तभी दूल्हा, जिसका नाम संजय था, वो बोला, मुझे सिमरन से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। सिमरन, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? क्योंकि अगर रीना अब वापस भी लौटेगी तो भी मैं उससे शादी नहीं करूँगा। उसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किया है, पर मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं बूढ़े माता पिता को रुलाकर समाज के सामने उनकी इज्जत गिराकर यहाँ से बिना दुल्हन के चला जाऊँ। आंटी जी, अंकल जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर आंटी जी आपको तो पता ही है मैं और माँ एक छोटा सा बुटीक चलाते हैं। और संजय जी, आप इतने बड़े। सिमरन ठीक कह रही है साक्षी जी, मुझे भी शादी से कोई एतराज नहीं है, मुझे तो वैसे भी सिमरन की शादी करनी ही थी। और फिर संजय जैसा होनहार लड़का मेरी बेटी सिमरन को बहुत खुश रखेगा, ये मैं जान चुकी हूँ। पर भाई साहब, बहन जी, मैं अपनी बेटी के साथ मिलकर एक छोटा सा बुटीक चलाती हूँ, ये बात साक्षी जी जानती है। आप जैसे ऊंचे खानदान में। बहन जी, हमें सिमरन जैसी लड़की अपने घर में बहू मिले, हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हाँ बहन जी, हमें सिमरन बहू के रूप में स्वीकार है। सबकी रजामंदी से कुछ ही पलों में रीना की जगह सिमरन दुल्हन बनकर तैयार हो गई। सिमरन ने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े घर की बहू बनेगी, पर रिश्ते तो संजोग से मिलते हैं और शायद सिमरन के संजोग से ऐसे ही शादी करना लिखा था। ज्योति भी बहुत खुश थी कि उसकी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। सिमरन के कारण साक्षी देवी के घर की इज्जत बच गई। समाज में उनका मान वैसे ही कायम रहा जैसा कि पहले था। साक्षी देवी अपने पति के साथ मिलकर सिमरन को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह विदा करती है। सबके आशीर्वाद से सिमरन खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है। तेजल, आस्था और कुसुम तीनों सगी बहनें थीं। उनके माता पिता की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। वो तीनों फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ काम करते करते उसे फैक्ट्री के मालिक को 3 भाइयों को उनसे प्यार हो जाता है। फिर एक दिन, कुसुम यार, अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मेरे घर दुल्हन बनकर आ जाओ ना, अब और वेट नहीं होता मुझसे। हाँ सेजल, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आप तीनों तो जानते हो हम अनाथ हैं और गरीब भी। क्या आपकी माँ और बहन हमें स्वीकार करेंगी? उन तीनों भाइयों ने घर पर इस बारे में अपनी माँ से बात की। दिमाग खराब है क्या तुम सबका? अनाथ लड़कियों को लेकर आओगे और ऊपर से गरीब भी। लेकिन तीनों बेटे अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार मनोरमा को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वो तीनों बेटे उन तीनों अनाथ लड़कियों से शादी करके उन्हें घर ले आते हैं। उन तीनों बहनों ने अपनी माँ के सिले हुए वो लहंगे पहने थे जो कई साल पहले ही उनकी माँ ने उनकी शादी के लिए बनाकर रख दिए थे। फिर गृह प्रवेश के दौरान पड़ोसन मनोरमा से कहती है, अरे मनोरमा, तेरी तीनों बहुएं ना बहुत ही सुंदर है, भले गरीब है, अनाथ है, एक एक जोड़े में ही आ गई हम। तो मेरे बेटे क्या किसी से कम है? भाग्य तो इन गरीब बहनों के खुले हैं मेरे बेटों से शादी करके। ऊपर से हमने इन तीनों से कोई दहेज भी नहीं लिया, बस एक एक जोड़ी इस शादी के लहंगे में आई है और लाई क्या है अपने साथ। अच्छा बस कर, सारी जली कटी आज ही सुना देगी क्या? अरे आगे के लिए भी तो कुछ बचा कर रख। मनोरमा अपने बेटों की खातिर उन तीनों गरीब बहनों को अपनी बहू बनाकर ले तो आती है,
लेकिन वो तीनों उसे फूटी आग भी नहीं सुहाती। वो बेमन से उनका गृह प्रवेश करती है, फिर अंदर आते ही उनसे बोलती है, अब तुम तीनों बहुएं जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदल लो। उसके बाद बड़ी बहू सेजल अब रसोई में जाकर हमारे लिए चाय बना कर ले आओ। आज तो मैं बुरी तरह से थक गई हूँ। और मझली बहू आस्था, तू जाकर कपड़े धो दे। और सबसे छोटी, क्या नाम है तेरा? हाँ, कुसुम, तू जाकर घर की सफाई कर ले। अरे ये क्या मनोरमा, तूने तो आते ही तीनों बहुओं को काम पर लगा दिया। अरे एक दिन तो आराम करने देती। हाँ माँ, चाची जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे वाह भैया, अभी तो भाभीयों ने घर में कदम ही रखा है, लेकिन आप तो आते ही इनके गुलाम बन गए क्या? करीना, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? चुप करो तुम, ठीक ही तो कह रही है वो। तुम तो आते ही बीवियों के पल्लू से बन गए। और क्यों ना लूं मैं इनसे काम? कौन सा इनके मरे हुए माँ बाप ने ऊपर से मेरे लिए सोने चांदी का बैग भर के भेजा है जो इन महारानियों को आराम करने दूं? कोई जरूरत नहीं है हमदर्दी दिखाने की। और तुम सब यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? जाओ, जो जो काम कहा है जाकर करो। तीनों बहुएं अपने अपने लहंगे उतार कर दूसरे कपड़े पहन लेती है और उन लहंगों को अलमारी में रख देती है। कुछ देर बाद सेजल सबके लिए चाय बनाकर लाती है। अरे वाह बहू, चाय तो अच्छी बना ली है तुमने। क्या खाक अच्छी बनी है, न ठीक से दूध डाला है न पकने दी है। इससे अच्छी चाय तो मेरी करीना ही बना लेती है। फिर शादी के दूसरे दिन मनोरमा अपनी काम वाली से कहती है, कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी तीन बहुएं आ गई है, ये अपने आप ही घर के सारे काम करेंगी। ये कहकर मनोरमा वहाँ से चली गई। अब उनकी सास और नंद दोनों ही उन पर जुल्म करती और घर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती। अब घर की सारी जिम्मेदारी उन तीनों पर ही आ गई। सेजल घर की साफ सफाई में लग जाती है, आस्था खाना बनाने में और कुसुम कपड़े धोने लगती है। इसी तरह वो तीनों मिलजुल कर काम कर लेती थी। लेकिन इतना काम करने के बाद भी उनकी सास और ननद उन्हें जली कटी सुनाती ही रहती हैं। देखो तुम इन गरीबों को कैसे मजे से एसी की हवा लूट रही हैं। अपनी उस झोपड़ी में तो इन्हें पंखा भी नसीब नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ आकर इतना ऐशो आराम मिल रहा है ना, इसीलिए इनका दिमाग चढ़ गया है। वो तीनों बहनें अपनी सास की बातें सुनकर कमरे में जाकर रोने लगती हैं। सारा दिन हम घर के काम करते हैं, हर चीज उन्हें हाथ पर ला कर देते हैं, लेकिन फिर भी माँ जी है कि ताने देना ही नहीं छोड़ती। सोचा था जो माँ का प्यार मायके में अधूरा रह गया वो ससुराल जाकर अपनी सास से मिलेगा, लेकिन यहाँ तो माँ जी हमें देखना भी पसंद नहीं करती। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है। अब हम गरीब थे तो इसमें हमारा क्या कसूर। माँ के दिए वो लहंगे जो उन्होंने कई साल पहले हमारी शादी के लिए बनाकर उस संदूक में रख दिए थे, आज भी जब उन लहंगों को मैं देखती हूँ तो माँ की बहुत याद आती है। वो तीनों अलमारी से अपने अपने लहंगे को निकालकर सीने से लगाकर रोने लगती है। रोते हुए उनके आंसुओं की कुछ बूंदें उस लहंगे पर गिर जाती है, जिसके बाद उनमें से एक लहंगा सोने का, एक हीरे का और एक चांदी का बन जाता है। ये देखकर वो तीनों हैरान रह जाती हैं। अरे ये कैसे हुआ? हमारा साधारण सा लहंगा सोने, चांदी और हीरे का कैसे बन गया? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कुसुम। दीदी मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है? तभी उन जादुई लहंगों में से एक आवाज आती है, हम तीनों जादुई लहंगे हैं, तुम हमसे जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिलेगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम जादुई कैसे बन गए? वो बात ऐसी है कि आपकी माँ बहुत ही दयावान थी। एक रोज तुम्हारी माँ ने एक भूखे बाबा को अपने हिस्से की रोटी खाने को दी थी और खुद सारा दिन भूखी रही। ये देखकर अगले दिन उस बाबा ने एक जादुई धागा तुम्हारी माँ को देते हुए कहा, बेटी इससे तुम अपनी तीनों बेटियों के लिए शादी का जोड़ा बनाना। जिस दिन वो दुख में होंगी और उनके आंसुओं की बूंदें इस पर गिरेंगी, उस दिन से उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे।
और आज तुम्हारे आंसुओं का हमारे ऊपर गिरने से हम जादुई हो गए। ये सुनकर तीनों बहुत खुश होती हैं, लेकिन सेजल उसे आजमाने के लिए कहती है, अच्छा हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर ले? अगर ऐसा है तो मेरा बर्गर खाने का बड़ा मन है, क्या तुम अपने जादू से हमें दे सकते हो? और कोल्ड ड्रिंक भी। बस इतनी सी बात, तो लो अभी लो। पल भर में ही उनके सामने बर्गर और कोल्ड ड्रिंक प्रकट हो जाती है। तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। एक रोज उनकी सास और ननद शॉपिंग पर जा रही होती है। हम दोनों मॉल जा रहे हैं शॉपिंग करने, आने में देर हो जाएगी। तब तक तुम सारा काम करके रखना, समझी? और हाँ, बाजार से जाकर सब्जियाँ भी ले आना। जी ठीक है माँ जी। ऐ मेरे जादुई लहंगे, जा जल्दी से जाकर घर की सारी साफ सफाई कर दे। और तू मेरे जादुई लहंगे जल्दी से कपड़े और बर्तन धो दे। और तुम मेरे जादुई लहंगे, तुम जल्दी से स्वादिष्ट खाना बना दो। और हाँ, ढेर सारी सब्जियाँ भी प्रकट कर दो। उन तीनों की ऐसा कहते ही झट से वो तीनों जादुई लहंगे घर का सारा काम कर देती हैं। 3 घंटे बाद उनकी सास और ननद घर पर आ जाती है। एक रोज 3 चोर रात को चोरी के इरादे से उनके घर में घुस आते हैं और अंदर घुसते ही तिजोरी को अपने शातिर दिमाग से खोल लेती हैं। उनकी आवाज सुनते ही मनोरमा और करीना जाग जाती हैं। तभी वो तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। ऐ जादुई लहंगो, जल्दी से आओ, अपना कमाल दिखाओ और इन चोरों से हम सबको बचाओ। तीनों जादुई लहंगे अलमारी से निकलकर बाहर आ जाते हैं और उन तीनों की खूब पिटाई करते हैं। फिर पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है। अपनी तीनों बहुओं की हिम्मत देखकर मनोरमा और करीना को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर तीनों बहुएं उन्हें सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर वो सब बड़े ही खुश होती हैं। अब वो सब एक साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।